गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं महिपाल सिंह। आपके जो नर्वस सिस्टम की जो क्लासेज चल रही है उसका जो आज दूसरा लेक्चर है उसकी अपन शुरुआत करते हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में अपन ने जो प्रीवियस क्लास जो कल क्लास हुई थी उसमें क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा कि देखो नर्वस सिस्टम मतलब नर्व से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। तो अपन ने सबसे पहले देखा कि अपनी कोई भी व्यक्ति की बॉडी होती है तो उसमें सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है सेल। काफ़ी सारी सेल्स आपस में मिलकर बनाती है टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स को बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम्स को बनाते हैं, और सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये सिस्टम है, नर्वों का सिस्टम है। ठीक है, मतलब एक सिस्टम है अपनी बॉडी का जो कि नर्व से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नर्व क्या है, एक प्रकार से टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। और इन टिश्यू के अंदर दो मेन जो सेल्स हैं वो थी कि भाई सिस्टम बना है ऑर्गन से। ऑर्गन्स के बारे में अपन बात बाद में करेंगे। इसके अंदर मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इस सिस्टम की सबसे छोटी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इस सिस्टम की सबसे छोटी चीज़ अर्थात सेल के बारे में। तो देखो नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू का मिलकर बना हुआ है, और नर्व टिश्यू सेल से मिलकर बना हुआ है। और वो सेल्स मेनली दो सेल्स थी। एक थी जो न्यूरॉन्स बोला गया, जिसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया। नर्वस सिस्टम मेनली उसी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूरॉन से, जो कि 86 बिलियन होती है। और उनका ही काम होता है इम्पल्सेज अर्थात इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, इम्पल्सेज अर्थात इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, या दूसरे मसल्स तक पहुंचाना, या दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना, वो काम है न्यूरॉन्स का। तो आज अपन इस न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, अर्थात तंत्रिका कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, और अपन ने यह भी पढ़ा था कि न्यूरॉन्स आर लार्जेस्ट सेल इन एडल्ट मेल। अब अपन उसी न्यूरॉन के बारे में, उसी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो न्यूरॉन्स, ये मैं बना रहा हूँ न्यूरॉन। तो ये क्या है, न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। टोटल बॉडी में 1 ट्रिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये एक न्यूरॉन है जिसकी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। तो देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स के कुछ ऐसे ब्रांचेस से निकली हुई होती है। तो ये क्या है, पूरा न्यूरॉन्स है। अब देखो इस न्यूरॉन्स
के जो पार्ट है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन्स के क्या क्या भाग होते हैं। तो न्यूरॉन मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूरॉन मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर में 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो, एक तो जो इसके स्टार्टिंग में ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद में ये डेंड्राइट्स के बाद में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी। उसके बाद में जो ये आगे की तरफ ये लंबे वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन। तो मेन पार्ट जो इसके हैं वो 3 पार्ट है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज मेनली फॉर्म्ड बाय, न्यूरॉन इज मेनली फॉर्म्ड बाय 3 पार्ट्स, 3 पार्ट। अब वो 3 भाग क्या क्या है? न्यूरॉन क्या है? 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। सेकेंड वन चीज़ है सेल बॉडी। सेल बॉडी। थर्ड वन चीज़ है एक्सोन। तो न्यूरॉन मेनली क्या है? 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जो इसकी स्टार्टिंग की जो पोर्शन है, जो इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर निकलती है और वो काफ़ी लंबी ब्रांचों में बटी हुई होती है, डिवाइड होती है, उसको बोला डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब डेंड्राइट्स के बाद में जो आगे चीज़ है, जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है वो नहीं, मतलब डेंड्राइट्स के बाद में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है सेल बॉडी। और सेल बॉडी के आगे की तरफ एक लंबी संरचना, जिसको पूरी संरचना को इसको बोला एक्सोन। तो अपन इसी चीज़ के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे कि आखिर ये न्यूरॉन क्या है। तो अब बात करते हैं कि डेंड्राइट, ये डेंड्राइट क्या है। देखो डेंड्राइट अपन बोल सकते हैं कि न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है? एक छोटी लेकिन ज़्यादा ब्रांचेज वाली, मतलब शॉर्ट एंड मोर ब्रांचेज स्ट्रक्चर। छोटी संरचना है लेकिन इसकी ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या है? एक फर्स्ट पार्ट है किसी भी नर्व सेल या न्यूरॉन का, किसी भी नर्व सेल या न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है जो कि छोटी स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात। और ये स्ट्रक्चर अराइज कहाँ से हो रही है? सेल बॉडी से। इट अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये अराइज हो रही है। इतनी सी बात हो गई। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स का काम क्या है। ठीक है, डेंड्राइट्स का काम डिपेंड करता है जो नर्व सेल या न्यूरॉन है। देखो नर्व सेल को मैं न्यूरॉन क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नर्व सेल तो 2 प्रकार की है। देखो मेनली वो नर्व सेल न्यूरॉन की बनी हुई होती है। मेन जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है, इसलिए अपन न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोल रहे थे कुल मिला के, ठीक है ना। मतलब परिवार के अंदर एक बंदा 70% परिवार की सैलरी कमाई करता है और एक 30% कमाता है, तो परिवार चलाने का काम पूछेगा ये परिवार कौन चला रहा है, तो आप यही बोलो कि वो 70% कमाने वाला चला रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात है, मतलब जो मैक्सिमम हिस्सा होता है, मैक्सिमम जो जिम्मेदारियां निभाता है, जैसे परिवार का वयस्क बुजुर्ग आदमी कहता है किसका बेटा किसका है, कि साहब मैं तो उसका पोता हूँ या उसका बेटा हूँ, मतलब आपके परिवार का मुखिया वो है। तो उसी प्रकार से नर्व सेल के अंदर मेन जो कार्य करने वाला या जो अपनी भूमिकाएं निभाने वाला जो पार्ट है वो न्यूरॉन ही है, इसलिए नर्व सेल में न्यूरॉन को बोल रहा हूँ। तो नर्व सेल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो डेंड्राइट्स था। नर्व सेल में ये छोटी स्ट्रक्चर होती है लेकिन काफ़ी ब्रांचेज होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम डिपेंड करता है नर्व सेल के टाइप पर, मतलब न्यूरॉन के
टाइप पे। न्यूरॉन यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंसरी, मतलब एफरेंट, एक होती है मोटार, मतलब ईफरेंट। दो प्रकार की न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, सेंसरी का मतलब क्या होता है? सेंसर, अपन बोलते हैं ना गाड़ी के सेंसर लगे हुए हैं, मतलब वो कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करता है, कुछ चीज़ों को पकड़ता है। तो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स का क्या है, मतलब कोई भी बाहर की तरफ से, जैसे अपना ये स्किन है, स्किन क्या एक ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर बाहर से कुछ टच हुआ तो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसको परसीव करना, मतलब इसका काम क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। डेंड्राइट्स का काम चल रहा है कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसेप्टर का काम करता है, रिसेप्टर का, सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है। मतलब कोई भी सेंसेशन है उसको क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। या फिर क्या बोल सकते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर तो है ही, रिसेप्टर मतलब बाहर की चीज़ों को कैच करना, या क्या कर रहा है, सेंसरी रिसेप्टर मतलब सेंसेशन या कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करना। एक्सटर्नल मतलब जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बाहर की तरफ कोई भी चीज़ हो, मतलब बाहर की तरफ कोई भी चीज़ है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। समझे मेरी बात? मतलब डेंड्राइट्स का काम होता है, डेंड्राइट्स फर्स्ट पार्ट है, मतलब अपनी यहाँ पे जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो चीज़ होती है नर्वस से न्यूरॉन का जो हिस्सा होता है वो डेंड्राइट्स होता है। अब बाहर से कुछ भी टच हुआ, जैसे मैंने गर्म चीज़, मेरे यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ टच हुई, तो वो सबसे पहले डिटेक्ट कौन करेगा भाई, सेंसेशन, सेंसरी रिसेप्टर का काम कौन करेगा, डेंड्राइट्स करेगा। मतलब सेंसर किसके पास है, डेंड्राइट्स क्या है, एक प्रकार का सेंसर है। तो उसने क्या किया, वो भी जो भी गर्म चीज़ मेरे टच हुई उसको डिटेक्ट किया, मतलब उसको परसीव किया, मतलब उसको प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। मतलब ये क्या करेगा, ये जो मैसेज इसने प्राप्त किया है, मतलब कि जो भी इम्पल्सेज प्राप्त की है, नर्व इम्पल्स जो इसने प्राप्त की है, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स क्या है, वो मैसेज है, वो इन्फॉर्मेशन है जो उसको सीएनएस तक पहुंचानी, इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन किस रूप में, किस फॉर्म में वो पहुंचाएगा, वो नर्व इम्पल्स के रूप में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, मतलब बिजली की रफ्तार से हो जाएगी। तभी तो कुछ सेकंड के कुछ हिस्से में ही अपन अपने अंगुली या हाथ को उस गर्म वस्तु से हटा लेते हैं। तो इसने क्या किया, उस चीज़ को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद में अपना रिस्पॉन्स देगा, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देगा। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, जो नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ये अपने से आगे वाले पार्ट अर्थात सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ये सेल बॉडी है, इस तक पहुंचाने का ये काम करता है। तो ये ट्रांसफ़र करता है इम्पल्सेज को टू सेल बॉडी, ट्रांसफ़र इम्पल्सेज टू सेल बॉडी, सेल बॉडी तक ये इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। तो अपन ने बोला कि ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज या नर्व इम्पल्स के रूप में है उसको कलेक्ट करना, पकड़ना, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके परसीव करके उसको लेना, मतलब उसको एक्सटर्नल उसको पकड़ना, उसके बाद में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, मतलब वो बाद की प्रक्रिया है। तो ये काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का होता है। ठीक है, अब ये इम्पल्सेज को रिसीव करने के बाद में इसने इम्पल्सेज को किसको दिया, सेल बॉडी को, सेंसरी रिसेप्टर में किसने किसको दिया, सेल बॉडी को। इसके बाद में अब बात आती है कि इसने ये इम्पल्सेज प्राप्त कहाँ से की,
ये इम्पल्सेस डेंड्राइट्स ने प्राप्त कहाँ से की? देखो डेंड्राइट्स प्राप्त कहाँ से करेगा? किसी भी ऑर्गन से, जैसे अपनी स्किन है, स्किन की बात थी तो स्किन ने इसने इम्पल्सेस कहाँ से प्राप्त की? इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एन ऑर्गन, ठीक है। या फिर अपनी कोई मसल्स है, मैंने डक्टूसर मसल है, वहाँ पे किसी ने कुछ चुभा दिया तो मैंने तुरंत रिस्पॉन्स किया, तो मतलब ये किसी मसल से भी इम्पल्सेस ले सकता है या फिर किसी दूसरी न्यूरॉन से, क्योंकि देखो सेंसरी रिसेप्टर में इसका, सेंसरी न्यूरॉन में इसका ये काम था। मोटार न्यूरॉन में इसका क्या काम होता है? मोटार न्यूरॉन में इसका क्या काम होता है? मोटार न्यूरॉन मतलब इम्पल्सेज को, इसने जो सेंसरी न्यूरॉन मतलब इम्पल्सेज जा रही है, मोटार न्यूरॉन मतलब सीएनएस से वापस इम्पल्सेज आ रही है, मतलब ये डेंड्राइट्स है, ये दूसरे न्यूरॉन के लास्ट जो पार्ट है मतलब इस पार्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरे ये डेंड्राइट्स क्या होता है? इसके इसमें फिट होता है। तो ये क्या है? अब अभी तक तो ये सेंसरी था, मतलब जो प्राप्त कर रहा है, जिसके पास सबसे पहले आता है वो सेंसरी होता है। मोटार मतलब जो इसके पास बाद में जाता है, जो रिस्पॉन्स करता है। तो अब यहाँ पे ये अपनी चीज़ें इसको दे रहा है, मतलब अब ये मोटार का काम कर रहा है, आगे की तरफ भेज रहा है कि तू अब जा और रिस्पॉन्स करवा। तो ये मोटार न्यूरॉन में क्या काम करता है? मोटार न्यूरॉन के अंदर ये इम्पल्सेज को प्राप्त कहाँ से करेगा? दूसरे न्यूरॉन से। मतलब अब बता सकते हैं कि इसने इम्पल्सेज ट्रांसफ़र तो कर दी सेल बॉडी को। कहाँ से इम्पल्सेज ली? तो वो इन्फॉर्मेशन उसने ऑर्गन से लिया, मसल से लिया या अनदर न्यूरॉन से लिया। और मोटार न्यूरॉन के अंदर ये सिनेप्स का काम करता है। किसका काम करता है? सिनेप्स का, जिसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। सिनेप्स का भी काम करता है मोटार न्यूरॉन में। तो इतना सी बात अपन ने डेंड्राइट्स के बारे में कर ली कि डेंड्राइट्स क्या है। अब बात करेंगे सेल बॉडी के बारे में। अपन ने बात कर ली ना डेंड्राइट क्या, छोटी संरचना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज वाली संरचना है। फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का। ये सेंसरी और मोटार में न्यूरॉन के आधार पर इसका काम अलग अलग होता है। सेंसरी के अंदर ये क्या करता है? इम्पल्सेस को, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा, है ना। और मोटार में ये सिनेप्स का काम करता है। ये इम्पल्सेस लेगा किसी अदर ऑर्गन से, किसी अदर मसल से या फिर दूसरे न्यूरॉन से। दूसरी बात है सेल बॉडी। सेल बॉडी किसी भी सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो नर्वस सेल या न्यूरॉन भी एक प्रकार की सेल है, तो इसका भी सेल बॉडी सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और सेल बॉडी सेल का सेंटर पार्ट होता है, तो बोल सकते हैं इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब देखो इम्पोर्टेंट और सेंट्रल क्यों है? क्योंकि सेल बॉडी मतलब एक सेल है, सेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अर्थात सेल ऑर्गेनल्स। तो अपन बोल सकते हैं इट कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल का मतलब होता है अंगक। ऑर्गन का मतलब अंग, अंग का छोटा पार्ट अंगक, मतलब अंग का हिस्सा अंगक। तो सेल के अंदर अपने पढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, तो ये कंटेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में एक द्रव होता है, एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें तैरती रहती है। ये मैंने बता दिया साइटोप्लाज्म। इस पूरे को मैंने बोला साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या एक प्रकार का द्रव है, तो अपन ने बोला कि ये क्या है, इसमें क्या क्या है? एक तो फ्लूइड है, द्रव है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ तैरते हुए कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं, अंगक होते हैं, तो इसको बोल दिया सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रोमियर तारक केंद्र के अलावा सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल, सारे कोशिका अंगक होते हैं। अब सेंट्रोमियर नहीं होने का नुकसान इसके ये है कि इसके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती। और मैंने बताया लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी नर्वस सेल का सेल बॉडी अगर डैमेज हो गया तो उसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। ये बात आपके समझ में आई?
तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, अर्थात इसके अंदर न्यूक्लियस तो है ही। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ये बात भी आपके समझ में आई, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक सेंट्रल पार्ट है। इसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, अर्थात इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है एक प्रकार का फ्लूइड जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर ओनली ये फ्लूइड होता तो इसको बोलते हैं साइटोसोल। सेल के अंदर केवल फ्लूइड का पूछे तो साइटोसोल, लेकिन फ्लूइड के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं तो उसको बोला साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसको मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ सेल भी बोला जाता है। मेटाबॉलिक सेंटर इसलिए बोलते हैं, किसी भी सेल का मेटाबॉलिक सेंटर क्यों होता है, ये क्या होता है, मेटाबॉलिक सेंटर, मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ सेल क्यों होता है मेटाबॉलिक सेंटर। भाई मेटाबॉलिज्म करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म किस लिए करते हैं अपन, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, वेरियस साइकिल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, C3 साइकिल बोलते हैं जिसको, उनके द्वारा होता है। वो कंप्लीट कहाँ होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, किसी सेल के अंदर होगा, सेल की सेल बॉडी के पास में सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा है एक सब्सटेंस जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, वो सेल बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक सेंटर भी बोलते हैं। मेटाबॉलिक सेंटर किस लिए बोला, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको बोल दिया मेटाबॉलिक सेंटर। इसके अलावा ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है न्यूरोट्रांसमीटर का, प्रोड्यूस न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करने का काम, प्रोडक्शन करने का काम ही सेल बॉडी का होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन बनाता है। इसके अलावा ये बनाता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, इसके अलावा ये बनाता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का प्रोडक्शन भी यही करता है। अब देखो ग्रे मैटर, अगर CNS की बात करें, CNS में दो चीज़ें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन के अंदर ये सेल बॉडी पेरीफेरी के अंदर होती है। पेरीफेरी मतलब परिधि, पेरीफेरी मतलब परिधि, मतलब चारों ओर जो उसका आउटर कवरिंग है वहाँ पे होती है। ब्रेन में ये क्या है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब परिधि, मतलब चारों ओर। क्योंकि यह आल्सो इट इज फॉर्म्ड ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर का निर्माण करती है। तो अगर सेल बॉडी जो ग्रे मैटर का निर्माण करती है, ग्रे मैटर की जो बनी हुई होती है, जो ग्रे मैटर का निर्माण करती है, ग्रे मैटर की जो बनी हुई होती है, ये पेरीफेरी के अंदर अगर मौजूद होगी तो अपन बोल सकते हैं कि ब्रेन की जो कवरिंग है, मतलब आउटर पार्ट है ब्रेन का, वो ग्रे मैटर का बना होता है। मतलब आउटर कवरिंग या आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय ग्रे मैटर। वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सेल बॉडी अंदर की तरफ होती है, इनर साइड के अंदर होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यही सेल बॉडी इनर साइड के अंदर होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन का तो आउटर पार्ट ग्रे मैटर का और स्पाइनल कॉर्ड का इनर पार्ट ग्रे मैटर का। समझ में आ गया? तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज थी। अब आगे की तरफ बात करते हैं, सेल बॉडी ने इंपल्सेस ट्रांसफर, इंपल्सेस रिसीव कहाँ से की थी? इंपल्सेस इन्होंने डेंड्राइट से रिसीव की, और आगे की तरफ इंपल्स को ट्रांसफर करेगा एक्सोन को। आगे की तरफ इंपल्सेस ट्रांसफर करेगा एक्सोन को। एक्सोन क्या है? एंड पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का।
अब देखो सेल बॉडी और एक्सोन जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब ये जो जगह है इस जगह को नाम दिया मैंने एक्सोन हिल लॉक, एक्सोन हिल लॉक। कोई भी पूछे कि जंक्शन बिटवीन द सेल बॉडी एंड एक्सोन और द कनेक्शन बिटवीन द सेल बॉडी और एक्सोन एंड एक्सोन इज नोन एज, या फिर बोल सकते हैं कि सेल बॉडी एंड एक्सोन इज कनेक्टेड बाय एक्सोन हिल लॉक। अब यहाँ से जो हिस्सा है वो एक्सोन है, तो एक्सोन क्या है, तो एंड पार्ट है, इट इज एंड पार्ट ऑफ एनी, किसी भी न्यूरॉन का ये एंड पार्ट होता है, किसी भी न्यूरॉन का ये एंड पार्ट, अंतिम हिस्सा, अंतिम छोर होता है एक्सोन। ठीक है, अब ये एक्सोन किसका बना हुआ होता है, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स, ये बनाता है वाइट मैटर, वाइट मैटर, ये वाइट मैटर का निर्माण करता है एक्सोन। ठीक है, इट फॉर्म्स वाइट मैटर, ये इट फॉर्म्स वाइट मैटर, एक ही बात है। तो ये वाइट मैटर द्वारा बना हुआ होता है, ये किसी भी जो भी किसी भी क्या होती है न्यूरॉन होता है उसका एंड पार्ट होता है, और ये इम्पल्स किससे रिसीव करता है, इट रिसीव इम्पल्स, मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में है, फ्रॉम, किससे प्राप्त करें, सेल बॉडी से, सेल बॉडी से, एंड ट्रांसफर टू, और किसको भेज देता है, टू, या तो अनदर से अनदर न्यूरॉन, या तो अनदर न्यूरॉन, या फिर किसी ऑर्गन या मसल को, किसी ऑर्गन या मसल्स को। तो ये इम्पल्स रिसीव करता है सेल बॉडी से और इम्पल्स को ट्रांसफर कर देता है किसी अनदर न्यूरॉन के अंदर, और या फिर किसी मसल्स या किसी ऑर्गन को ये इम्पल्स क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब अगर बात करें एक्सोन के बारे में, तो एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसने क्या किया ये तो बता ही दिया, इसने ये किया। अब एक्सोन की स्ट्रक्चर, इसकी संरचनात्मक के बारे में बात करेंगे। एक्सोन की संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सेल बॉडी की बात हो चुकी है। सेल बॉडी क्या है, सेल का महत्वपूर्ण भाग, किसी न्यूरॉन का महत्वपूर्ण भाग है सेल बॉडी, जो इम्पल्सेस प्राप्त करता था डेंड्राइट से। सेल बॉडी सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रोमियर। तो सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या था, सेल के पास इंफॉर्मेशन, सेल ऑर्गेनल्स का काम था अलग अलग उनका अपने अपने फंक्शन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी देता है, तो ये मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। इसलिए बताया कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS, सेल बॉडी कहाँ, एक चीज़ बच गई कि सेल बॉडी का अगर ग्रुप है, सॉरी सेल बॉडी के अंदर पहुँचो, अगर सेल बॉडी काफ़ी सारी है, सेल बॉडी काफ़ी सारी है तो ग्रुप है, सेल बॉडी का क्या है, एक ग्रुप है। अब इनका नाम क्या है, इनका नामकरण दिया गया है अलग अलग स्थानों के आधार पर कि ये किस जगह पे है। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी अगर CNS के अंदर है तो उसको बोला न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। जैसे पिट्यूटरी में बोला था अपने सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS है उसको बोलिए गैंग्लिया, उसको बोलेंगे गैंग्लिया। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, सेंट्रल के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको बोला गैंग्लिया। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है। अब बताया कि ये ग्रे मैटर का निर्माण करती है सेल बॉडी, और सेल बॉडी मौजूद कहाँ होती है, सेल बॉडी ब्रेन के अंदर तो होती है,
पेरीफेरी के अंदर, मतलब ब्रेन की आउटर कवरिंग ग्रे मैटर की बनी हुई होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल बॉडी होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर का बना होता है। बात आई एक्सोन की, तो एक्सोन क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। क्या है एक्सोन? क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, किसी भी एंड पार्ट है, किसी भी न्यूरॉन का एंड पार्ट है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है। हालांकि एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर सेम स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स आर सेम स्ट्रक्चर, कुछ हद तक सेम स्ट्रक्चर होती है, बट डेंड्राइट्स की ब्रांचेज ज़्यादा होती है और शॉर्ट होता है, बजाय एक्सोन के। एक्सोन लंबा होता है। एक्सोन क्या लॉन्ग स्ट्रक्चर है, समटाइम्स इट इज़ अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, कभी कभी ये 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसीलिए बोला था न्यूरॉन को लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी, ठीक है ना। अब एक्सोन की बात आ गई। एक्सोन लंबी संरचना है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, एंड पार्ट होता है न्यूरॉन का, और ये ग्रे मैटर बनाता है। ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्ड बाई ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का निर्माण है, वाइट मैटर। तो अपन बोल सकते हैं डेंड्राइट्स और एक्सोन कुछ हद तक सेम स्ट्रक्चर है, तो दोनों ही वाइट मैटर का निर्माण करते हैं। ओके, इसने इम्पल्सेज को प्राप्त किया सेल बॉडी से, आगे इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र किया किसी अनदर सेल को, अनदर न्यूरॉन को, या किसी अदर ऑर्गन्स को, या किसी अलग मसल को। इसने इम्पल्सेज को क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक्सोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो, ये एक्सोन है। इस एक्सोन के ऊपर क्या होता है? इस एक्सोन के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कोडिंग होती है। इसके ऊपर ये जैसे ये है एक्सोन, और इसके ऊपर क्या होती है? एक मेम्ब्रेनस कोडिंग होती है, या मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। कोडिंग या कवरिंग होती है, जिसको अपन ने बोला एक्सोलीमा। एक्सोन के ऊपर मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जिसको अपन ने बोल दिया एक्सोलीमा। मान लिया ये एक्सोलीमा है, एक्सोलीमा। देखो, किसी भी सेल के ऊपर एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला, उसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक्सोन के ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको एक्सोलीमा बोलते हैं, और एक्सोलीमा बनी हुई होती है फॉर्म्ड बाई स्वान सेल, जिसके बारे में अपन आगे जिक्र करेंगे, स्वान सेल के बारे में। इट इज़ फॉर्म्ड बाई स्वान सेल, स्वान सेल। तो स्वान सेल की एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको एक्सोलीमा बोला गया। चूंकि ये डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्या होता है? डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है, उसको बोलते हैं माइलाइन सीट। जैसे ये स्वान सेल है, डबल लेयर, इसके बीच में ये स्पेस है, जो कि वाइट फैटी सबस्टांस का मिलकर बना हुआ होता है। दोनों, ये एक्सोन था, एक्सोन के ऊपर ये लेयर है 2 स्वान सेल की, ये तो पहली लेयर है। ये बीच के अंदर वाइट फैटी सबस्टांस है, वाइट फैटी सबस्टांस है, उसके ऊपर क्या है? वाइट फैटी सबस्टांस। ये बात ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले ये सुनो कि एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर कवरिंग है, डबल लेयर की कवरिंग है स्वान सेल की। एक्सोन के ऊपर, ये एक्सोन है,
इसके ऊपर ये डबल लेयर की कवरिंग है स्वान सेल की। मतलब ये दोनों कवरिंग, ये दोनों मैंने जो हाथ दिखाई ये दो कवरिंग है, दोनों कवरिंग स्वान सेल की मिलकर बनी हुई है। अब ये नीचे वाली कवरिंग है स्वान सेल की, जो इनर कवरिंग है उसको मैंने बोल दिया एक्सोनलिमा। मतलब कि एक्सोन के ऊपर जो रेप रहता है, जो लपेटा हुआ रहता है, उसको एक्सोलिमा बोला। अब एक्सोलिमा ये है, मतलब स्वान सेल की पहली लेयर ये है, अंदर वाली लेयर ये है। अब ऊपर वाली ये लेयर है, इसके बीच में कुछ वाइट फैटी सबस्टांस होता है जिसको अपन ने बोला माइलाइन शीट। और माइलाइन शीट का काम होता है इंसुलेटर का, इसको बोला अपन ने माइलाइन शीट। तो ये क्या है माइलाइन शीट, ये तो क्या है एक्सोलिमा। और एक्सोलिमा के ऊपर ये बीच में स्पेस, ये है माइलाइन शीट। तो ये है माइलाइन शीट, माइलाइन शीट। और इस माइलाइन शीट का काम क्या होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है निष्क्रिय करना या डीएक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना। अर्थात ये क्या करेगा, जो भी सेल के अंदर की तरफ जो आयन है, अर्थात सेल के अंदर मतलब इंट्रासेल्युलर जो सबस्टांस है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांस में जाने से रोकना, या एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांस को इंट्रासेल्युलर सबस्टांस में जाने से रोकना। मतलब अंदर की चीज़ को बाहर जाने देना और बाहर की चीज़ को अंदर नहीं घुसने देना, ये काम होता है इंसुलेटर का मतलब। तो माइलाइन शीट क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है, वाइट फैटी टिश्यू का मिलकर बना होता है माइलाइन शीट। समझ गए, दोनों लेयर के बीच में। अब अंदर वाली लेयर को तो एक्सोलिमा बोल दिया, आउटर लेयर को क्या बोलोगे, आउटर लेयर क्या होती है। अब देखो ये पूरा न्यूरॉन है, ये पूरा न्यूरॉन है, इसके ऊपर एक और लेयर आती है जो कि इस माइलाइन शीट के ऊपर से होकर गुजरती है। तो उसको मैंने बोल दिया जो पूरे न्यूरॉन्स को कवर करती है। पूरे न्यूरॉन के ऊपर एक लेयर है, मेरे इस बॉडी के ऊपर एक क्या लेयर है जो एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, जिसको है ना एपिडर्मिस बोलते हैं। उसी प्रकार से इसकी जो एपिडर्मिस है उसको बोला न्यूरोलीमा। न्यूरॉन को जो वह कवर करती है उसको बोला न्यूरोलीमा। एक्सोलीमा और न्यूरोलीमा का ये आया डिफरेंस, समझ गए। इन दोनों के बीच में कवरिंग में गैप था, उसको बता ही दिया मैंने माइलाइन शीट। अब देखो, अब एक माइलाइन शीट और दूसरी माइलाइन शीट, जैसे ये माइलाइन शीट है, मतलब स्वान सेल की डबल लेयर की मेम्ब्रेन है जिसकी इंदर वाली लेयर ये माइलाइन शीट है, फिर दूसरी माइलाइन शीट यहाँ आई, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, थोड़ा सा गैप रह जाता है। उस गैप को, गैप बिटवीन माइलाइन शीट इज नोन एज, ये गैप है, इस गैप को बोला नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर का काम होता है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट फास्ट करना, मोर फास्टर। अर्थात ये फिसल पट्टी का काम करता है, इम्पल्स को ज़्यादा गति से यहाँ से ट्रांसफ़र करवाएगा। तो जो न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं माइलाइन शीट के आधार पे, एक तो सेंसरी और मोटर, वो तो अलग था, वो तो फंक्शन के आधार पर था। अब माइलाइन शीट के आधार पर जिस न्यूरॉन में माइलाइन शीट होगी उसमें इम्पल्सेस जल्दी से फास्ट, जल्दी से क्या होगी, इम्पल्सेस आगे की तरफ ट्रांसमिट होगी। तो इन दोनों के बीच में, माइलाइन शीट के बीच में जो गैप था उसको बोल दिया नोड ऑफ रेनवियर। तो आपको समझ में आ गया ना नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है। अब देखो यहाँ तक अपनी बात कर ली। अब यहाँ जो एंड पार्ट होता है एक्सोन का, एक्सोन का जो एंड पार्ट है उसको बोलेंगे, ये एक्सोन का क्या है, एंड पार्ट है, मतलब टर्मिनल पार्ट है एक्सोन का। टर्मिनल एक्सोन क्या है, टर्मिनल का मतलब होता है किसी का भी अंतिम छोर या अंतिम हिस्सा। अंतिम छोर या अंतिम हिस्सा। तो अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, अंतिम छोर या अंतिम हिस्सा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, टर्मिनल एक्सोन, जिसको अपन ने क्या बोला, जैसे ये एक्सोन का क्या है, एंड पार्ट होता है, जिसको अपन ने बोला टर्मिनल एक्सोन, या अर्थात टर्मिनल जो एक्सोन है, एक्सोन का जो एंड पार्ट है उसको बोला टर्मिनल एक्सोन। एक बार मैं बना देता हूँ। ये है एक्सोन का
एंड पार्ट मतलब टर्मिनल पार्ट है ये क्या है, टर्मिनल पार्ट है किसी भी एक्सोन का। एक्सोन का ये एंड पार्ट है। अब टर्मिनल एक्सोन का जो पार्ट है, एंड पार्ट, इसको अपन ने क्या बोला, ये जो पार्ट है ये है टर्मिनल एक्सोन। तो ये पूरा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्मिनल एक्सोन है। और इसका जो टर्मिनल एक्सोन का जो एंड पार्ट है इसको बोला साइनेप्स, इसको बोला साइनेप्स। ठीक है। अब इस साइनेप्स के अंदर क्या होता है, कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, साइनेप्स है, इसमें यहाँ पे कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला साइनेप्टिक नोब। इसको बटन लाइक स्ट्रक्चर को बोला साइनेप्टिक नोब। ये बात ध्यान रखना। टर्मिनल एक्सोन का एंड पार्ट होता है टर्मिनल एक्सोन, टर्मिनल एक्सोन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स, और साइनेप्स के अंदर कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। अब क्या होता है, ये जो साइनेप्स होता है इसके अंदर क्या होता है, कुछ बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, जिस बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है। साइनेप्स का पार्ट है तो साइनेप्टिक वेसाइकल, बेग लाइक स्ट्रक्चर में होती है कुछ वेसाइकल, और वेसाइकल पार्ट है साइनेप्स का, तो इनको बोल दिया साइनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, ये बात समझ रखना कि साइनेप्स टर्मिनल एक्सोन मतलब एंड पार्ट ऑफ एक्सोन, टर्मिनल एक्सोन का एंड पार्ट साइनेप्स, साइनेप्स के अंदर कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर जिसको साइनेप्टिक नोब। अब साइनेप्स के अंदर क्या होता है, कुछ बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनमें वेसाइकल्स होती है, और वेसाइकल्स को बोला साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स में भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है नर्व, जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज कौन कराएगा, वो कराएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्टिक वेसाइकल से, और न्यूरोट्रांसमीटर इन इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, अपन ने मोटार न्यूरॉन में पढ़ा था कि मोटार न्यूरॉन का काम होता है सिनेप्स वाला काम। मोटार न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स काम करते हैं सिनेप्स का। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये एक प्रकार का डेंड्राइट है, वो किसी दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, मतलब उसके साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जुड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये हिस्सा है, इस हिस्से को, पूरे हिस्से को अपन ने बोला सिनेप्स। तो अपन बोल सकते हैं डेंड्राइट्स का एंड पोर्शन और किसी भी एक्सोन का एंड पोर्शन क्या होता है, साइनेप्स होता है। डेंड्राइट्स का एंड पोर्शन और किसी एक्सोन का एंड पोर्शन साइनेप्स होता है। दोनों तरफ क्या है, साइनेप्स है। अब देखो, अब एक एक्सोन जो साइनेप्स, एक जो मतलब सेल का तो क्या है, डेंड्राइट्स है, एक सेल का तो क्या है, डेंड्राइट्स है, और दूसरी सेल का क्या है, एक्सोन है। अब इन दोनों के बीच में ये तो क्या, दूसरी सेल है, ये तो क्या है, डेंड्राइट से किसी एक सेल का, मतलब पहली जो सॉरी गलत बना दिया मैंने, जैसे ये क्या है, पीछे वाली सेल है तो इसका डेंड्राइट्स होगा, इसका तो क्या होगा, डेंड्राइट्स होगा। इस पहली वाली सेल का क्या होगा, साइनेप्स होगा। तो ये डेंड्राइट्स का एंड पार्ट भी दरअसल साइनेप्स होता है, और जो ये तो क्या, पहली वाली न्यूरॉन है, पहली वाली न्यूरॉन का जो एंड पार्ट है उसको साइनेप्स बोला, और दूसरी वाला न्यूरॉन है उसका एंड पार्ट डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स के अंदर क्या होता है, साइनेप्स होते हैं दरअसल। तो दोनों के बीच में, मतलब ये तो क्या है, ये कौन सी न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का जो एंड हिस्सा है, जो पहली वाली न्यूरॉन है उसका जो एंड हिस्सा है उसको अपन ने बोला प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक
न्यूरॉन। और ये कौन सी है? पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब बाद वाली, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये बात ध्यान रखना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि किसी भी एक्सोन का एंड पार्ट होता है टर्मिनल एक्सोन, और टर्मिनल एक्सोन का एंड पार्ट अर्थात पूरी न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है साइनेप्स। तो किसी भी एक्सोन न्यूरॉन का एंड पार्ट साइनेप्स है, जबकि किसी भी डेंड्राइट्स का भी एंड पार्ट क्या होता है? साइनेप्स होता है। डेंड्राइट्स का भी एंड पार्ट साइनेप्स होता है। तो जिस डेंड्राइट्स का एंड पार्ट साइनेप्स है और उसको तो बोल दिया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उस हिस्से को बोल दिया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन का मतलब दूसरी जो न्यूरॉन है जिसका क्या आ रहा है? सिनेप्स आ रहा है, वो किसका पार्ट है? टर्मिनल एक्सोन का, तो उसको बोल दिया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ती है? एक का तो डेंड्राइट जुड़ता है, दूसरी का जुड़ता है, एक का तो डेंड्राइट जुड़ता है, दूसरी का टर्मिनल जो एक्सोन है उसका एंड पार्ट क्या है? साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट जुड़ता है, साइनेप्टिक नोब जुड़ता है, सॉरी। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोल देंगे अपन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दो जब न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब फर्स्ट न्यूरॉन का तो डेंड्राइट्स और सेकंड न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, दोनों के अंदर साइनेप्स होते हैं, जुड़ेंगे साइनेप्स ही, लेकिन हिस्सा कौन सा है? साइनेप्स। कौन सा साइनेप्स का एक तरफ तो हिस्सा है डेंड्राइट्स और दूसरा साइनेप्स कौन से पार्ट का हिस्सा है? इसका साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। तो एक तरफ तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो दोनों के बीच में जब क्या होगा? दोनों के बीच में जुड़ेंगे तो इनके बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, और इस गैप को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, समझ गए ना बात को? बात इतनी सी थी कि दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक न्यूरॉन का तो क्या होता है? एक्सोन पार्ट होता है। दरअसल डेंड्राइट्स के अंदर भी सिनेप्स होते हैं, और जो साइनेप्स होता है उसके जो क्या बोलते हैं टर्मिनल एक्सोन होता है उसमें भी साइनेप्स होता है। तो जुड़ेंगे दोनों सेलों के, दोनों न्यूरॉन्स के साइनेप्स ही जुड़ेंगे, लेकिन एक का जो साइनेप्स है वो डेंड्राइट्स का पार्ट है, और दूसरे का जो साइनेप्स है वो किसका पार्ट है? टर्मिनल एक्सोन का पार्ट है। तो ये बात है। तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों के बीच में अगर स्पेस रहेगा तो उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसके अलावा बात होती है कि ये दोनों जुड़ेंगे किससे? तो एक तो क्या है? अनदर न्यूरॉन से ये जुड़ रहे हैं। ये तो जो साइनेप्टिक नोब है जो कि साइनेप्स का एंड पार्ट है, अपन ने ऐसे कहा कि न्यूरॉन का एंड पार्ट टर्मिनल एक्सोन है, टर्मिनल एक्सोन का एंड पार्ट साइनेप्स है, साइनेप्स का एंड पार्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये बात ध्यान रखना। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट या किससे जुड़ेंगे, या फिर सिनेप्स किससे जुड़ेगा? सिनेप्स जुड़ेगा किसी अदर न्यूरॉन से, मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जो सिनेप्स है उससे मिलके सिनेप्स जुड़ जाएगा। तो अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे सिनेप्स उससे जुड़ेगा, या फिर तो अपन बोल सकते हैं अनदर न्यूरॉन से जुड़ेगा, या फिर जुड़ेगा किसी ऑर्गन से, या किसी ऑर्गन से जुड़ेगा, या किसी मसल से जुड़ेगा। ये बात है। अब मसल्स में दो मसल से जुड़ सकता है। अपनी बॉडी में 3 मसल्स होती है। एक होती है स्मूथ मसल्स मतलब चिकनी पेशी, एक होती है स्केलेटल मसल्स मतलब कंकालीय पेशी, एक होती है हार्ट मसल्स मतलब हृदय पेशी। तो ये जुड़ेगा एक तो स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से, और ये एक जुड़ेगा स्केलेटल मसल से, हार्ट मसल से नहीं जुड़ेगा, ये स्केलेटल मसल से। 2 चीज़ों से ये जुड़ सकता है। सिनेप्स 2 चीज़ों से जुड़ सकता है, एक तो मसल्स के अंदर 2 मसल से जुड़ सकता है, एक तो स्मूथ मसल से, एक स्केलेटल मसल से। अब देखो ये तो क्या है स्मूथ मसल्स, और ये क्या है किसी भी जो एक्सोन का एंड पार्ट अर्थात सिनेप्स है। तो ये एंड पार्ट सिनेप्स है किसी एक्सोन का, और ये स्मूथ मसल्स है, ये यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो इनके बीच में जो जंक्शन होगा, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या बोला अपन ने?
अगर स्मूथ मसल से जुड़ रहा है, अगर सिनेप्स स्मूथ मसल से जुड़ रहा है तो इसको जंक्शन को बोलेंगे स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, दोनों के बीच में जंक्शन होता है। तो देखो ये सिनेप्स अगर स्मूथ मसल से जुड़ता है तो उसको बोलेंगे न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, उसको बोलेंगे न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। और अगर किसी भी न्यूरॉन का सिनेप्स अगर स्केलेटल मसल से जुड़ गया तो बोलेंगे उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपको कोई पूछे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है तो आप बता सकते हो किसी भी न्यूरॉन का सिनेप्स अगर सिनेप्स कौन सा सिनेप्स जुड़ेगा, आपको पता है कि एंड पार्ट वाला सिनेप्स ही जुड़ेगा। मतलब किसी भी न्यूरॉन का अगर सिनेप्स मतलब जो टर्मिनल पार्ट है सिनेप्स वो अगर स्मूथ मसल से जुड़ा तो उसको बोलेंगे न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, और अगर स्केलेटल मसल से जुड़ा तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये पूरा अपना न्यूरॉन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।